हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे अचीव सीपीएफ के। तो यहाँ पे जैसा कि हमने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन का डिटेल डिस्कशन स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे हम हर मंथ के मंथली मैगजीन को सीएपीएफ के पर्सपेक्टिव से, सीएपीएफ के पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से क्या करते हैं उसका डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। जिसके अंदर मैंने नवंबर मंथ के पार्ट 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो बचता है हम इसको क्या करते हैं, मेनली 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा क्या बचता है, 2 पार्ट बचता है। जो ये सेकंड पार्ट अब अभी आपके सामने वीडियो है ये, और एक पार्ट और है जो मैं वेरी सुन आपके सामने थर्ड पार्ट भी प्रेजेंट कर दूंगा, और इसी के साथ हमारा नवंबर मंथ का भी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके साथ रिवीजन करना है। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर एक नोट्स बना सकते हैं अपने डेटा का। ठीक है, जो पेपर 2 के लिए आप यूज कर सकते हैं। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आप इस चीज़ को मेंशन कर करके इसको क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट रिवीजन के थ्रू याद कर सकते हैं। और जब अपने एग्जाम के लिए लास्ट मिनट रिवीजन जब कर रहे होगे तो एक बार उस नोटबुक को पलट कर देख लोगे तो आपका वो सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। इससे आपके पेपर 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बातें आपको कही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बने रहना है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है आपको, ताकि क्या हो सके, आप सब चीज़ के साथ अपडेटेड रह सको, आप किसी भी चीज़ को मिस आउट ना करो। ठीक है, मिस आउट करने से बचना है आपको। ठीक, ये चीज़ नहीं करनी है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ हम विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैनल का नाम है अचीव सीएपीएफ। ठीक है, और हम यहाँ पे अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रीवियस जो डिस्कशन करा है हमने प्रीवियस पार्ट में, उसमें हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इन दोनों को डिस्कस कर लिया है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हमने ये प्रेम्बल के बारे में पढ़ा था, इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, पार्टी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं उनके अंदर। फिर हमने गवर्नेंस एंड एआई के बारे में उसमें पढ़ा। देन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखा था हमने कुछ रिपोर्ट्स भी देखे प्रीवियस वीडियोस में, जो प्रिजन के बारे में थे। जो इंडिया में प्रिजन है उसकी क्या कंडीशन है, जिसको आप आंसर राइटिंग में मेंशन भी कर सकते हो। जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जा सकते हैं। ठीक है, तो चैनल में वहाँ पे पार्ट 1 वहाँ पे आपका अपलोडेड है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद कमिंग ऑन टू द इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने। वहाँ पे हमने उसको प्रॉपर डिटेल में बताया कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, आईएमईसी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम आईएमईसी कहते हैं। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे बताया कि इंडिया के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है, किस तरीके से ये ग्लोबल ट्रेड बढ़ाएगा, क्या चैलेंजेस हैं इसके, क्या यूटिलिटी है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने G20 समिट के बारे में डिस्कस किया है कि G20 समिट कहाँ हुई है, अभी पहले कहाँ हुई थी, क्या चेंजेस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना आपके पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर देखोगे ना तो हर साल पेपर 2 में एक एसे या फिर आर्ग्यूमेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर इंटरनेशनल रिलेशन से तो रहते ही हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि अपने प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं लानी। और इंटरनेशनल रिलेशन वैसे तो यहाँ जो भी थीम्स है आप इन सारे थीम्स पर नोट्स बनाओ और रिविजन करो। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले हमारा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, फूड कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड कमिंग ऑन टू सिक्योरिटी पार्ट, यहाँ आफ्सपा के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, डिजिटल अरेस्ट क्या है ये चीज़ देखेंगे। और लास्टली जो यहाँ पे हम लास्ट थीम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम कॉप 29 के बारे में कुछ देखेंगे कि कॉप 29 क्या है, इसके क्या आउटकम्स रहे हैं अभी रिसेंट के, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट की इनिशिएटिव्स एंड डिक्लेरेशंस लिए गए हैं कॉप 29 में इनको, और इंडिया एट कॉप 29, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज अभी कितना बड़ा इशू चल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये आर्टिकल है। तो आपके पास डायरेक्ट अगर इससे आर्गूमेंट कुछ नहीं भी आता तो आपके पास यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होंगे, फैक्ट्स होंगे, जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर पाओगे। तो इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कार्बन ट्रेडिंग एंड मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और क्लाइमेट फाइनेंस को डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हमारा है, नेचुरल फार्मिंग है, और ग्लोबल लेक आउटबस्ट। ये मैंने हाईलाइट कर दिया था क्योंकि आप पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बस नेचुरल फार्मिंग डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आई विल सी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैंने स्लाइड में ऐड किया होगा, बट अगर ये पेपर 1 के टॉपिक्स होगा तो मैंने इसको नहीं ऐड किया होगा। तो वो लेक्चर में हम आगे चल के देख लेंगे। आई एम अनएबल टू रिकॉल एट दिस टाइम कि मैंने ऐड किया है कि नहीं इसको। क्लाइमेट फाइनेंस हो गया,
तो ये कुछ एक टॉपिक्स है जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू प्रेजेंट कर दिया है। हाँ, फूड कॉर्पोरेशन को भी मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया, ऑल्दो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, क्योंकि ये एफसीआई का है। ये पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेपर 2 में यहाँ पे मुझे आर्टिकल में कुछ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं मिला कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँ। मैंने उसके जगह पे यहाँ इस चीज़ को मेंशन किया जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे थोड़ा हेल्पफुल लगा था। ठीक है। एंड लास्टली यहाँ आफ्सपा, तो आपको पता है सिक्योरिटी वाला पार्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और डिजिटल अरेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आजकल के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर पे, पहले आर्टिकल पे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा इकोनॉमी सेक्शन में, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये लार्ज जो ट्रेड एग्रीमेंट्स उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो ये न्यूज़ में क्यों था पहले अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि नीति आयोग के सीईओ ने सजेस्ट किया है कि इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स। इंडिया को ना लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स का पार्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप्स। ये सारे लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स है इसके ऊपर। अब आपको अगर प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आ रहा ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इंडिया अभी किन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो इसको अभी ग्रेजुअली हम इसको डिस्कस करेंगे अभी आने वाले इस आर्टिकल में ही। ठीक है। अब इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया, द वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, ये एक रिपोर्ट है जिसने सजेस्ट किया है रिफॉर्म्स को कि किस तरीके से हम ट्रेड कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रेड बैरियर्स को लोअर कर सकते हैं, और अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइक आरसीईपी जो है जिससे इंडिया बैकआउट कर गया था 2019 में, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे वापस से रिवाइज कर सकते हैं ताकि हमारा इकोनॉमी और भी ज़्यादा बूस्ट हो। ठीक है। एफटीए क्या है हम इसको देखते हैं। तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में होता है जहाँ पे वो दोनों कंट्रीज एग्री होते हैं कि कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस जो है उसको हम कम करेंगे। ठीक है। कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस पे वो एग्री होते हैं जो जिससे क्या होगा, ट्रेड जो है गुड्स एंड सर्विसेज में और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इन्वेस्टर्स को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को थोड़ा और प्रोटेक्शन मिल जाता है, और भी अदर टॉपिक्स होते हैं जिससे हम ट्रेड पॉलिसीज को क्या करते हैं, ईज करते हैं एक कंट्री में दूसरे कंट्री के लिए। अगर दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो रही हैं तो दोनों कंट्रीज में उनके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थोड़े से क्या होंगे, रिलैक्सेशन उनको मिल जाती है। इससे क्या होता है, दोनों कंट्री का ट्रेड बूस्ट होता है और दोनों कंट्री को एक दूसरे के मार्केट में एप्लीकेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इजिली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव निगेटेड द वर्ल्ड बैंक सजेशन फॉर इंडिया टू रिकंसिडर ज्वाइनिंग आरसीईपी। ठीक है। यहाँ पे जीटीआरआई ने क्या किया, इसको काउंटर कर दिया। इसने कहा है कि इंडिया को किसी भी तरह के मतलब आरसीईपी के बारे में रिकंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया 2019 में इससे क्या कर गया था, इंडिया ने इससे बैकआउट कर लिया था। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया को इसके बारे में वापस से सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इससे आर्गूमेंट कितना बढ़िया आ सकता है कि शुड इंडिया गेट इंडल्ज इन लॉन्ग ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है। इंडिया को लॉन्ग ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या करना चाहिए, इंडल्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप इसके ऊपर द पॉइंट क्रिएटेड रहेगा तो आप बता सकते हो। अपने पॉइंट को बैक करने के लिए फॉर्म में ये भी बता सकते हो कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया को हेल्प करेंगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी जीटीआरआई के अकॉर्डिंग यहाँ कहा गया है कि इंडिया को इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है। तो हम आरसीईपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें 10 आसियान मेंबर स्टेट्स हैं, उसके साथ साथ आसियान के 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। ये सारी कंट्रीज क्या है, इन्वॉल्व है इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव हाई क्वालिटी एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ठीक है। आसियान के बीच में और आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में, जो कि 2013 में स्टार्ट हुई थी और नेगोशिएशन इस पे स्टार्ट हुई थी और 2020 में इसको साइन किया गया। इंडिया ने इससे पुल आउट कर लिया कब, 2019 में इंडिया ने कहा कि हम इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जीडीपी के पर्सपेक्टिव से। इसमें लगभग दुनिया की लगभग 30% जीडीपी है एंड लगभग वर्ल्ड की थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, यानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसके बारे में देखना जरूरी था कि ये क्या है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। पहला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होती है। ठीक है। इसके एक एक चीज़ हमने देख लिया कि प्लस एंड माइनस क्या क्या है। अब हम आगे इसको डिटेल में अभी देखेंगे। और सेकंड जो ट्रांस पैसिफिक वाला है उसको आप देख लेना कि इसमें पैसिफिक रीजन के जो लोग जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगी, जैसे हमारे कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड जापान। वही जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, रिंग ऑफ फायर में जो कंट्रीज लाई करती है मेनली वही सारी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं क्योंकि पैसिफिक ओशियन है। तो ये चीज़ हमने देख ली। यहाँ पे मेंबर के बारे में हम देख लिया कि ये सारे क्या है, इसके मेंबर्स हैं।
ठीक है। तो हमने आरसीईपी और सीपीटीपीपी के बारे में देख लिया। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अगर आपको सिग्निफिकेंस पता होगा तभी तो आप उसके आर्गुमेंट के फॉर्म में इन सब चीज़ों को मेंशन कर पाओगे। और हाँ, आप एक बार ये जो मैं कहता हूँ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपने ये लेक्चर देख लिया, आपने इसको पढ़ लिया, आप एक कॉपी पे खुद एक क्वेश्चन बनाओ कि शुड इंडिया गेट इन्वॉल्व इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इंट्रो लिखोगे। इंट्रो में लिख दो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, फिर फॉर लिखो। जो यहाँ हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे उनको फॉर में लिखने की कोशिश करो, अगेंस्ट में जो इसके चैलेंजेस पढ़ेंगे उनको लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग टॉपिक भी मिल जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये टॉपिक भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके अब हम प्लस पॉइंट्स देखते हैं, प्रोज देखते हैं। तो ग्लोबल सप्लाई चेन इसमें इंटीग्रेट होगा। जब लार्ज ट्रेड ब्लॉक्स इंक्लूड होंगे एक दूसरे के साथ, तो पोटेंशियली क्या करेंगे, सप्लाई चेन का डेवलपमेंट कर पाएंगे, उसको एक्सपैंड कर पाएंगे। इससे क्या होगा, इंडिया का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो पाएगा। यानी लार्जर ट्रेड ब्लॉक्स के साथ जब इंडिया एंगेज करेगा तो इंडिया की इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इसमें इंपोर्ट्स इजी हो जाएंगे, कैपिटल गुड्स के और इनपुट्स के, जो कि डेवलपमेंट के जरूरी होते हैं इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज के लिए। यानी इंडिया के इंडिजीनियस इंडस्ट्री को भी एक ब्लो मिलेगा। ब्लो इन द सेंस पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि इनको एक क्या मिलेगा, एक ब्रेक थ्रू मिलेगा इन द सेंस। ठीक है, फर्दर ये क्या करने वाला है, बेनिफिट करने वाला है एमएसएमई सेक्टर को। किस तरह से बेनिफिट करेगा, तो ये एमएसएमई को बेनिफिट करेगा, क्योंकि नियरली इंडिया के 40% ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट को ये क्या करेगा, बढ़ाएगा और कंट्रीब्यूट करेगा इसमें। ट्रेड ब्लॉक्स क्या करेंगे, वाइब्रेंट एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट करेंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल इंडिया का प्रॉपर वे में हम रियलाइज कर पाएंगे और इंडियन कंपनीज को के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो कर पाएंगे। इससे हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छे से क्या होगा, ग्रो कर पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमें पता है कि प्राइमरी से हमारा डायरेक्ट शिफ्ट किस तरफ हो गया, सर्विस सेक्टर पे। हमारा सेकेंडरी सेक्टर अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाया है। ठीक है, तो विथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम इसको अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे और इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से इंक्रीज हो, क्योंकि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनको एक क्या मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगा, पुश मिलेगा। इसके थ्रू क्या होगा, इनको एक मार्केट भी मिलेगा, इनको गुड्स के लिए भी सप्लाई मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, एक अच्छा सा मार्केट इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो होगा। उसके बाद ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी यहाँ पे। जैसे टेरिफ्स एट पार विथ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स ऑफ इंडिया लाइक एशियन कंट्रीज, इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया शामिल होगा, तो इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, एफडीआईज अट्रैक्ट हो पाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं हमारे यहाँ अट्रैक्ट होंगे। फिर क्या होगा, हम चाइना +1 स्ट्रैटेजी को भी कैपिटलाइज कर पाएंगे डिफरेंट कंपनीज के थ्रू, अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करके। ठीक है, जो मैंने बताया कि एफडीआई क्या होगा, एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा, हम डायरेक्ट अट्रैक्ट कर पाएंगे एफडीआई को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बिजनेस प्रोस्पेक्ट इंडिया में इंक्रीज होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब बताया जा रहा है कि एन इंडिपेंडेंट स्टडी फाउंड दैट अपॉन ज्वाइनिंग द आरसीईपी द इंडियन इकोनॉमी कुड गेन अप टू $60 बिलियन बाई 2030। आप देख रहे हैं इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा इंडिया को, कि जब एक इंडिपेंडेंट स्टडी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इंडिया अगर आरसीईपी ज्वाइन करता है तो इंडिया को लगभग $60 बिलियन का प्रॉफिट होने वाला है 2030 तक। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। अभी स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस के बारे में देखते हैं। तो ट्रेड ब्लॉक्स में इंक्लूजन के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज बहुत तरीके की प्रोवाइड होंगी इंडिया को, जिससे क्या होगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज का रीजनल ट्रेड में। जैसे ट्रेड लिबरलाइजेशन होगा, फ्री मूवमेंट होगा पीपल का, और ई कॉमर्स जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होते जा रहा है, कॉमर्शियल सेक्टर इकोनॉमी का, इसको भी एक बहुत बड़ा मेजर पुश मिलेगा। एग्जाम्पल, आरसीईपी इज इन द लाइन विद इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमने बहुत बार अपने लेक्चर्स में इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया है कि किस तरीके से वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का एंगेजमेंट ईस्टर्न सेक्टर में, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और चाइना को हम काउंटर कर पाएंगे, जो कि हमारा मेन गोल है। अब मैं चाइना +1 स्ट्रैटेजी के बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ लेना आप इसको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या है। तो बताया जा रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीज्ड ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंसी ऑन चाइना, द चाइना +1 strategy can be seen as a global business strategy encouraging diversification of investments and manufacturing to alternative destinations along with maintain a presence in China। हम चाइना के साथ साथ प्रेजेंस के साथ साथ और इसके अल्टरनेटिव भी क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये हमने यूटिलिटी के बारे में बात की, इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, किस तरीके से हमारे लिए जो लार्ज ट्रेड ब्लॉक्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हमने यहाँ पे मीनवाइल डिस्कस किया। ऑन द अदर हैंड अब हम क्या देखेंगे, हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस है। आखिरकार इंडिया ने जब इससे स्टेप आउट किया था, इंडिया ने क्या किया, स्टेप आउट किया था इससे, तो
कुछ इसके ड्रॉबैक्स रहे होंगे तभी इंडिया ने इसको एग्जिट किया था। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि क्या इसके रीजन है। तो सबसे पहले ट्रेड इम्बैलेंस, RCEPs गेन आर डिस्प्रोपोर्शनेटली एक्सक्यूड टुवर्ड्स चाइना। ठीक है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया आसियान कंट्रीज के साथ है और आसियान कंट्रीज में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो चाइना के अकॉर्डिंगली यहाँ पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन होता है और मेनली इसमें चाइना का ज़्यादा फायदा होता है, जिससे क्या होता है इंडिया को ह्यूज ट्रेड डिफिसिट का सामना करना पड़ता है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड है और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा कंपेयर टू चाइना वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो इससे क्या होता है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम चाइना के साथ compete नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में, जिससे रिस्क और भी ज़्यादा वॉर्स हो जाएंगे और ह्यूज ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा हमारा चाइना के साथ, जो कि आज भी लगभग यहाँ बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग $85 बिलियन के अकॉर्डिंग है। तो आसियान ट्रेड डिफिसिट में चाइना ग्रू अप शार्पली, इतना बड़ा आसियान का ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ, क्योंकि इंडिया का भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उसके मार्केट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मार्केट मिल जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू इन कंट्रीज़ में। बट हैविंग इन कंट्रीज़ का क्या है प्रॉब्लम है कि इनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना डेवलप नहीं हुआ, तो दे वोंट बी एबल टू कंप्लीटली टैप द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, फिर मार्जिनल बेनिफिट्स, यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया ऑलरेडी हैज़ रोबस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद 13 आउट ऑफ 15 RCEP मेंबर्स। ठीक है, एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड एंड चाइना। न्यूजीलैंड एंड चाइना को अगर हटा दें तो इंडिया का ऑलरेडी 15 में से 13 RCEP मेंबर्स के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, यानी हम पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में इंगेज्ड हैं। तो देयर इज नो नीड कि हम फिर से RCEP में जाएं, क्योंकि जिन कंट्रीज़ के साथ हमें अपने रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने जो फॉलो की है, हमारा मेन गोल है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो ऑलरेडी हम आसियान कंट्रीज़ मेंबर के साथ क्या कर रहे हैं, अपने रिलेशंस को बोस्टर कर रहे हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर हमें जो गोल्स थे वो यहाँ इन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में हमारे पूरे हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है कि हम वापस से चाइना के साथ किसी तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंगेज हो और अपना ट्रेड डिफिसिट को और भी ज़्यादा क्या करें, एक्सपैंड कर लें। डाइवर्जेंट अप्रोचेस, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया। डाइवर्जेंट अप्रोचेस के बारे में देखें तो यह है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स डाइवर्ज विद इंडियाज अप्रोच इन एरियाज लाइक टैक्सेशन मेजर्स। ठीक है, इसमें जो अप्रोचेस हैं इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में इंडिया के पॉलिसीज़ के साथ नहीं अलाइन करते हैं, क्योंकि हमारे टैक्सेशन मेजर्स कुछ अलग हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये थोड़ा डाइवर्स है हमारे कंपैरिजन में उनका। फिर बाइंडिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन प्रोविजंस, और भी कई एक चीज़ें हैं, इसकी इतनी टेक्निकलिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं है, पर ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इंडिया के लिए। फिर स्ट्रिंजेंट कॉम्पिटिशन, रीजनल FTAs विल मेक चीप इम्पोर्ट्स ईजियर। FTA से क्या होगा कि चीप इंपोर्ट्स इजीली आ जाएंगे हमारे कंट्री में, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगा ड्यू टू टेरिफ रिडक्शन। क्या होगा, ये चीप इंपोर्ट्स इंडिया में आएंगे और ये अनफेयर कंपटीशन होगा हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ, जैसे डेयरी इंडस्ट्री। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स को या फिर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसका बर्न झेलना पड़ सकता है। तो ये एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है, ये भी एक मेजर ड्रॉबैक साबित होता है, और यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था जिसके वजह से 2019 में इंडिया ने इससे क्या किया था, एग्जिट कर लिया था। क्योंकि ये इंडिया के जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडिया के लोकल पीपल हैं, MSMEs हैं हमारी, उनके साथ क्या होता है, अनफेयर एक कंपटीशन बढ़ जाता है अगर हम MSME पे ध्यान ना देके RCEP में क्या करते, इंगेज होते। ठीक है, उसके साथ साथ ये इंडिजीनियस इंटरप्राइजेस को हिंडर करेगा। अभी इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, कि स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हो गया एग्रीमेंट के, जिससे क्या होगा, इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्या होगा, उसका डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेशंस पोज हो जाएंगे हमारे RCEP या फिर कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के प्रोविजन से। तो ये भी क्या करेगा, FTA के प्रोविजन से क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम की तरह उभर कर आएगा हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सामने। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया। तो अब करना क्या चाहिए, हमने चैलेंजेस भी देख लिए कि क्यों इंडिया को इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ये हमारे चैलेंजेस हो गए, इसको आप अगेंस्ट में यूज कर सकते हो किसी भी आर्ग्यूमेंट के इन पॉइंट्स को। एक मिनट, हाँ, आप इनमें से किसी भी पॉइंट को अगेंस्ट में यूज कर सकते हो, किस चीज़ के, आर्ग्यूमेंट के। अगर आर्ग्यूमेंट आपका आता है इस टॉपिक पे, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में ये चीज़ें हो जाएंगी। और जो अभी मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था आपके सामने, ये चीज़ें आपकी सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप फॉर में क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अब वे फॉरवर्ड के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें रिविजिट करना चाहिए FTAs एंड डिलिब्रेशंस को डिस्कशंस के थ्रू, ताकि हम अपने पॉइंट्स को वहाँ रख पाएँ। डिलिब्रेशन के थ्रू इंक्लूसिव ऑल स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करें, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही हम ज्वाइन करें लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स को। अपने ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को हम क्या करें, इंप्रूव करें, अपने इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी अच्छा करें, और ग्लोबल वैल्यू चेन में हम खुद को और भी अच्छा कंपीट कर सके। नेगोशिएशंस करके हम क्या कर सकते हैं, फेवरेबल टर्म्स पे एग्री कर सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स में, जो हमारे लिए फेवरेबल है उस तरह के ही हम
क्या करें, ट्रेड एग्रीमेंट्स में जाए और लॉन्ग टर्म गोल्स को हमें प्रायोरिटाइज करना होगा कि जो हमारा गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसको किस तरीके से हम ग्लोबल अब इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं और अपनी इसमें ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग को प्रायोरिटाइज कर पाए लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज्वाइन करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, सही तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो लास्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, उनका हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल था आपका जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि हमारा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, अगर इसको देखें तो यहाँ पर एक हमारा रिपोर्ट है कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द डीबीटी अमाउंट टू विमेन थ्रू वेरियस स्कीम्स हैज क्रॉस 2 ट्रिलियन रुपीज़ मार्क अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके थ्रू जो विमेन को हम मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका टोटल अमाउंट 2 ट्रिलियन रुपीज़ से भी ज़्यादा हो गया है मल्टीपल स्टेट के स्कीम्स के अंडर। यानी एक बहुत बड़ा चंक जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हम क्या करें, मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं इंडिया में विमेन को। ठीक है, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स क्या है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से मॉनेटरी सपोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। विमेन हो गए, ठीक है, हमारे ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनको ही प्रोवाइड कराते हैं, जो ओल्ड एज पीपल हमारे कंट्री में है, या फिर अदर मिनाइल वर्कर्स हैं, डेली वेजेज वर्कर्स हैं, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, फ्री उनको डीबीटी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो डीबीटी के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे इस आर्टिकल में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, पता नहीं मेरा पेन सही से वर्क नहीं कर रहा है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, हम मैनेज करते हैं इसके साथ। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अक्रॉस 8 स्टेट्स लगभग 2.1 लाख करोड़ जो है दिया जा चुका है वेरियस स्कीम्स में। ठीक है, 3 to 11% रेस्पेक्टिव स्टेट के रेवेन्यू रिसीट का, जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जितना भी रेवेन्यू रिसीट है, उसका लगभग 3 to 11% क्या डीबीटी में खर्च होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराया था उसको बताया जा रहा है। The report noted the positive aspect of these schemes as it will boost consumption and overall economic spending। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया, जहाँ पे ये कंजम्पशन को बूस्ट करेगा और ओवरऑल इकोनॉमिक स्पेंडिंग को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पर्टिकुलरली लो इनकम फैमिलीज में। लो इनकम फैमिलीज है उनको मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे तो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा एंड अदर थिंग्स, जिससे इकॉनमी भी बूस्ट होगी। ठीक है, अब किन किन मेनली स्कीम्स है जिनके थ्रू ये डीबीटी जा रहा है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे गृहा लक्ष्मी कर्नाटका का स्कीम है, जहाँ पे 2,000 रुपये पर मंथ फीमेल को प्रोवाइड कराते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली होती हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है महाराष्ट्र का, जहाँ पे हम 1500 पर मंथ प्रोवाइड कराते हैं विमेन को 21 से 60 साल की, जो भी इस स्कीम के अंडर एलिजिबल होती हैं। फिर लाडली बहना स्कीम है हमारा, उसके साथ सुभद्रा योजना उड़ीसा का, कि मल्टीपल स्टेट्स में विमेन को प्रोवाइड कराने, डायरेक्ट मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम्स है, जहाँ पे हम विमेन को मंथली लेवल पे क्या करते हैं, मॉनेटरी सपोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये डीबीटी है क्या, इसके बारे में देखेंगे। तो ये इसका मेन गोल होता है रिफॉर्म करना, कैश सब्सिडी जो हम प्रोवाइड कराते हैं और बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें डायरेक्ट लीकेज नहीं हो, किसी तरह का करप्शन नहीं हो, जो एक्चुअल अमाउंट हम पहुंचा रहे हैं उसको सही से हम फास्टली डिलीवर कर पाए, और डीले को हम क्या करें, रिड्यूस करते हैं, उसको डायरेक्टली अकाउंट में, मॉनेटरी सपोर्ट को हम डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं। इसी को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, यानी ट्रांसफर करना मॉनेटरी सपोर्ट का डायरेक्टली टू द अकाउंट, जिससे जो लोग हैं बेनिफिशियरीज है उनका बेनिफिट हो। तो इसी को हम डीबीटी कहते हैं, यानी डीबीटी कह सकते हैं हम कि डायरेक्टली इनटू अकाउंट। ये चीज़ हमारा डीबीटी है, ताकि हम करप्शन को क्या कर सके, स्पेलिंग चेक कर लेना, आई थिंक ये, हाँ, करप्शन को हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो ये मेनली डीबीटी का गोल रहता है। इसमें हम कैश ट्रांसफर भी कराते हैं और काइंड ट्रांसफर भी, यानी हम कैश भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, पेंशन है, ओल्ड एज स्कीम के लिए, विडोज के लिए स्कॉलरशिप्स है, और काइंड में से फर्टिलाइजर सब्सिडीज हो गए, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्कूल मिल, पीएम पोषण हो गया, ये सब चीज़। ठीक है, अब मैकेनिज्म को डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बस हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये किस तरीके से, अब हमें मेन चीज़ देखना है कि इसका यूटिलिटी क्या है, इसने किस तरीके से सोशल वेलफेयर इंडिया में हेल्प किया। तो सबसे पहले स्कीम्स का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। 2016 से डीबीटी ने डिलीवर किया लगभग 450 स्कीम्स में 900 बिलियन पीपल को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, लगभग $450 बिलियन के। तो किस तरीके से कितना इफेक्टिव है वो देख सकते हैं। कोविड में भी एसेंशियल रिलीफ प्रोवाइड कराया गया, लॉकडाउन के टाइम पे ये भी चीज़ है। बेनिफिशियरी पीएम किसान सम्मान निधि योजना है और मनरेगा, इन सब के थ्रू क्या किया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड कराया गया। डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यूटिलिटी का ध्यान रखना है।
फिर फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इनेबल डीबीटी, ठीक है, उसका ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। आधार सीडिंग के थ्रू हमने 90 मिलियन फेक बेनिफिशियरीज को क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया। इससे क्या हो गया, और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई हमारी स्कीम्स, और जो लोग एक्चुअल में नीडी थे उनको हमने क्या किया, मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, इससे सोशल मोबिलिटी प्रमोट हो पाई है थ्रू रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है मॉनेटरी सपोर्ट की हेल्प से मैनुअल स्कैवेंजर्स के थ्रू। हमने एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, स्ट्रेंथन किया है, हमने देखा पीएम किसान के थ्रू, और कई जगह हमने फर्टिलाइजर सब्सिडीज ये सब प्रोवाइड करे। इससे क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट मिला। वुमेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को हमने क्या किया है, इन्हेंस किया है थ्रू कैश ट्रांसफर, जैसे जनधन अकाउंट्स खुलवाकर। पीएम गरीब कल्याण योजना हो गया, जहाँ पे हमने फीमेल्स को भी क्या किया है, मॉनिटरी सपोर्ट पहुंचाने का काम किया है। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है। आईएमएफ ने प्रेज किया है इंडिया की डीबीटी स्कीम को एज लॉजिस्टिकल मार्वल, ठीक है, जिससे वुमेन को बेनिफिट हुआ, एल्डरली को बेनिफिट हुआ, और फार्मर्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने भी हाईलाइट किया इसके सक्सेस को, कैश ट्रांसफर के थ्रू, जैसे 85% ऑफ द रूरल एरिया, 69% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड में हम पहुँच पाएँ थ्रू डीबीटी, और वहाँ पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा पाएँ। अब इसके कंसर्न्स को अगर देखें हम, कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म क्या है इसके, तो ओवर रिलायंस ऑन इफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा, एड्रेस नहीं करता सिस्टमेटिक इशूज़ को, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, यानी हम डीप रूटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको नहीं एक्सेस करके डायरेक्टली उनको मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर nudging the poor towards private alternatives, cash transfers shift the burden of basic services onto poor। कैश ट्रांसफर दे देने के बाद बेसिक सर्विसेज पुअर के ऊपर होती है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। ऑन दी अदर हैंड हम क्या कर सकते हैं, उनको उनके लिए एक वेल प्रोफाइल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां उनको कैश ट्रांसफर देने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। टेम्परेरी सोल्यूशन है, क्योंकि हम उनको शॉर्ट टर्म के लिए उनके प्रॉब्लम को फिक्स कर देते हैं कैश ट्रांसफर के थ्रू, पर उनके जो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है उसको फेल कर जाता है एड्रेस करने में, और इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं कर पाते थ्रू कैश ट्रांसफर या फिर डीबीटी। तो इसकी कुछ एक यूटिलिटी, एक प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स है, या फिर क्रिटिसिज्म कह सकते हैं। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, क्योंकि जोग्राफिकल बैरियर्स और फाइनेंशियल लिटरेसी की भी कमी है। बहुत रिमोट और रूरल एरियाज़ में एडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, मोबाइल सर्विसेज नहीं जिसके थ्रू वो लोग एक्सेस कर पाए अपने अकाउंट्स को। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रॉपर वे में नहीं है रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे नेसेसरी फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए बेनिफिट कलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज का भी प्रॉब्लम है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो एरर्स आते हैं इनरोलमेंट में, ये एक प्रॉब्लम है। अदर इशूज़ को देखें तो ट्रांजैक्शन फेलियर्स हो गया, इनकंसिस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स है जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है, उसके साथ साथ मार्जिनलाइज कम्युनिटी एक्सक्लूडेड है, जैसे इसमें टेनेंट फार्मर्स हो गए, जिनके इंटेंडेड गोल्स जो डीबीटी का है सपोर्ट करने का लो इनकम पॉपुलेशन को, ये अंडरमाइन कर देता है ये सारे प्रॉब्लम्स। पुअर कम्युनिकेशन है बैंक और गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में, जहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म थोड़ा पुअर है। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं तो रिफॉर्म गोल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, टारगेटेड आउटरीच पे हमें फोकस करना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, इसमें डिजिटल लिटरेसी हम इंक्रीज कर सकते हैं रूरल पॉपुलेशन के बीच में, विद टारगेटेड इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद लोकल एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करके हम जो रूरल पॉपुलेशन में जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको क्या करना, अवेयर करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड कराना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डीबीटी सर्विसेज को और भी ज़्यादा ईज करें एक्सेस के लिए। वेल ट्रेंड जो हमारे कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हम उनको क्रिएट करें और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रूरल एरियाज में क्रिएट कर सकते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्टार्ट कर, सिंगल विंडो के ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे क्या हो, जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली रिपोर्ट हो सके इशूज़, और सही तरीके से पेमेंट और एनरोलमेंट हम क्या कर सके, इंश्योर कर सके। उसके साथ ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाहिए अपने लीडरशिप को इन बोथ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ताकि हम सही तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके वर्ल्ड वाइड, और एड्रेस कर सके पॉवर्टी को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी हम प्रमोट कर सके वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तभी जाके हम प्रॉपर वे में क्या होंगे, डेवलप्ड होंगे। तो ये चीज़ें हो गई। और इंडिया को पोजीशन, इंडिया को अपने आप को इस तरीके से पोजीशन करना चाहिए ग्लोबल डिस्कशन में कि इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीजन वेलफेयर में एक की रोल प्ले करे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, इसके पॉजिटिव्स पे हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है, जो कि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में देखा कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है इंडिया में, इसका क्या अभी के टाइम पे यूटिलिटी है, किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले कर रहा है, क्या कंसर्न है, चैलेंजेस, और किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। तो इस साथ ये भी टॉपिक हमारा खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी, जिसको हम शॉर्ट में RNFE भी कह के आगे नरेट करेंगे, ठीक है। तो जिसको हम रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पे हम ध्यान देंगे। अब के न्यूज़ में क्यों था,
तो अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट 2024 का एक रिपोर्ट आता है जिसमें ये रिवील किया गया कि बहुत सारे यूथ एग्रीकल्चर को अनअट्रैक्टिव मानते हैं और प्रीफर करते हैं नॉन फार्म जॉब्स को, इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर जो कि एक टाइम पे हमारा मेन इकॉनमी का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट हुआ करता था, अब उसको आज के यूथ अनअट्रैक्टिव मान रहे हैं, जो कि हमारे इकॉनमी की बैकबोन कह सकते हो आप। तो दिस एक्ट्स एज द बैकबोन, ठीक है, एग्रीकल्चर। पर आज के टाइम पे इसको अकॉर्डिंगली यूथ के अकॉर्डिंग ये क्या होता जा रहा है, अनअट्रैक्टिव। ये चीज़ बताया जा रहा है कि नॉन फार्म जॉब्स को ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है अलॉन्ग विथ स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है डिफेंस डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ देख लिया हमने। इसमें फर्दर रिपोर्ट ने बताया है कि 70% ऑफ द जो रूरल यूथ है वो इसकी लो प्रोडक्टिविटी और पुअर प्रॉफिट के कारण इसको अनअट्रैक्टिव बताते हैं एज रीजन फॉर मूविंग अवे फ्रॉम फार्मिंग, इसलिए दे आर मूविंग अवे फ्रॉम फार्मिंग। ठीक है, अब आरएनएफई है क्या? तो ऐसा एग्रो आरएनएफई का मतलब ऐसा एग्रो प्रोसेसिंग या फिर ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट एंड रिटेल, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, कोई भी एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं जो रूरल एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है, जिसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, एग्रो प्रोसेसिंग भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट, रिटेल, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ है, अलॉन्ग विथ हैंडीक्राफ्ट्स, बेकरी, मैकेनिक्स, कियोस्क एंड सो ऑन। ये कियोस्क क्या होता है तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, देखूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है कि इसको आज के यूथ जो है दे आर प्रेफरिंग मोर कंपेयर टू एग्रीकल्चर। ठीक है, इसको बताया जाता है कि ऐसी एक्टिविटी जो रूरल एरियाज में टेक प्लेस करती हो बाई अ सेट ऑफ एक्टिविटी दैट नॉट कंस्टिट्यूट, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के पार्ट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, रूरल नॉन फार्म इकॉनमी। ठीक है, जो नॉन फार्मिंग है वही रूरल एरियाज में हो रही है, तो वैसे इकॉनमी क्या है, आरएनएफई हम कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि रूरल इकोनॉमी में ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर ने डोमिनेट किया है, बट 2/3 ऑफ द रूरल इनकम अभी के टाइम पे आरएनएफई से आती है, जो कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है वहाँ से, यानी ऑलमोस्ट 66% जो इकॉनमी है अब किस पे बेस्ड है, रूरल एरियाज़ की नॉन फार्म इकोनॉमीज पे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पे क्या है, ये बेस्ड है। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द वैल्यू एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड बाय रूरल एरियाज। जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें हाफ ऑफ द वैल्यू जो ऐड की जाती है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है, रूरल एरियाज़ के द्वारा। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इसका आरएनएफई का सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, यानी हमें 4 लोग की ज़रूरत है तो इसमें 6 लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यानी 2 लोग ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड है, इनकी ज़रूरत नहीं है बट स्टिल दे आर वर्किंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इससे क्या हो गया, छुटकारा मिल गया कि एक घर के 4 लोग एग्रीकल्चर में तो बाकी 2 लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो गए, यानी इससे हमारी जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, सरप्लस लेबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के उसको वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, आरएनएफई में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। ठीक है, वेज डायनामिक्स में टिल्ट हो रहा है थोड़ा। ठीक है, इन द फेवर ऑफ लेबर, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है, क्रिएट हो रही है रूरल एरियाज़ में, जिससे क्या हो रहा है, लेबर के सप्लाई मार्केट में रिड्यूसेड लेबर सप्लाई इन लेबर मार्केट, ये चीज़ हो गई। उसके बाद इनकम सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन, पूरी फैमिली एक ही चीज़ पे अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ थोड़ा भी प्रॉब्लम होता था तो पूरी फैमिली का ही इकोनॉमिक सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इससे क्या है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इंप्रूव है, क्योंकि फैमिली के कुछ लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो यहाँ से वहाँ से मॉनेटरी सपोर्ट उनको आना ही है, और पॉवर्टी में भी इससे रिडक्शन होगा। ये चीज़ हम देख लिया कि इससे हम रिस्क मैनेज कर पाते हैं। जो अनसर्टेनिटी थी रूरल लाइवलीहुड में उसको भी एड्रेस कर लिया गया इसके थ्रू, ड्यू टू एग्रीकल्चर में जो ऑफ सीजन होता है, इससे क्या हो गई, इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई होगी इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, माइग्रेशन रिड्यूस हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही है, तो जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो अनप्लैंड अर्बनाइजेशन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं बनेगा अर्बन एरियाज़ पे। तो अनप्लैंड अर्बनाइजेशन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे हमारे कंट्री में, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, और लोग अपने विलेज में, अपने रूरल एरियाज़ में इन इनकम अपॉर्चुनिटीज़ अल्टरनेटिव वे में क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं ड्यू टू आरएनएफई। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल एरियाज़ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो रही है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, चेंज देखा जा रहा है हमारे रूरल एरियाज़ में। की डिटर्मिनेंट्स क्या है, क्या रीजन है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज़,
इसके लिए मेन रोल प्ले कर रही है कि डॉक्टर अशोक दलवाई कमेटी ने शिफ्ट के बारे में बताया था कि किस तरीके से लेबर जो है नॉन फार्म जॉब्स की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे डबल हो रही है फार्मर्स की इनकम। ठीक है, की इनिशिएटिव्स प्रमोट करने चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में और लाइट सेक्टर में, जैसे नमो ड्रोन, दीदी स्कीम्स, ये सब है। एजुकेशन एंड स्किल्स, नॉन फार्म इनकम इंक्रीज कर रही है ड्यू टू हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। फैमिली साइज, लार्ज फैमिली हो रही है तो कुछ लोग एग्रीकल्चर में है। ठीक है, उसके अलावा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, नॉन फार्म इनकम एरियाज से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज भी, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो गया है ड्यू टू वल्नरेबिलिटी। इसकी वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चरल जॉब्स वल्नरेबल हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, ज़्यादा इंफेसिस दिया जाने लगा है रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी के ऊपर। पब्लिक स्पेंडिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वहाँ पे, फैक्ट्रीज के ग्रोथ हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बूस्ट कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एमएसएमई पे भी ज़्यादा फोकस किया है, तो इसकी वजह से नॉन फार्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा बूस्ट हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अगर देखें तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है, प्रमोट हो रहा है। उसके साथ मेन और वुमेन दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ एंड मल्टीपल अवेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब चैलेंजेस क्या क्या है, तो लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट है। अगर हमें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जाना है तो हमें कुछ पैसे चाहिए, तो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है, मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है फंडिंग के लिए। ठीक है, तो आरएनएफई एम्प्लॉयज़ को क्या, इंटरप्राइजेस को रिलाई करना पड़ता है या तो पर्सनल सेविंग पे, फिर मनी लेंडर्स के पास जाना है। फार्म एक्टिविटीज़ की तरह इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लोन नहीं मिलती है अभी के टाइम पे। लो वर्कर प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, लो कंपेयर टू अर्बन एरियाज, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स लेस अमाउंट में अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ इनफॉर्मल एंड वॉलेटाइल एम्प्लॉयमेंट, आरएनएफई जॉब्स ऑफन प्रोवाइड लो एंड अनस्टेबल इनकम्स। ठीक है, यहाँ पे लो इनकम है, अनस्टेबल इनकम है, वर्किंग कंडीशंस पुअर है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, और एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा है, यानी लेस सैलरी मिलती है और काम ज़्यादा कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर यहाँ पे हैं आरएनएफई वाले। ये हाईली डिपेंडेंट है इकोनॉमिक साइकिल्स पे, जहाँ पे इनकम इंस्टेबिलिटी वन ऑफ द मेन रीजन है आरएनएफई के डिक्लाइन का। उसके बाद इनकम लेवल डिक्लाइन हो रहा है। रूरल नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कम कमाते हैं, जैसे उनका कमाई ऑलमोस्ट 11.5 थाउजेंड है पर मंथ कंपेयर टू एग्रीकल्चरल वन से। जैसे जो एग्रीकल्चर में इंडिया है उनका ऑलमोस्ट 13.5 थाउजेंड है, और वहीं 2000 के आसपास की कमी आ जाती है फार्म टू नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। ये चीज़ हमने देख लिया। तो अब हमें करना क्या चाहिए, हमने प्रॉब्लम्स भी देख ली, तो हमें क्रेडिट एक्सेस बढ़ाना होगा, अपने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा, माइक्रो फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को इस्टेब्लिश करना होगा रूरल एरियाज़ में, ताकि वो अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करा सके आरएनएफई इंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू और फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स के थ्रू। अलॉन्ग विद दैट हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, जहाँ पे हम मल्टीपल सेक्टर्स में प्रमोट कर सके। कंस्ट्रक्शन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, डिजिटल सर्विसेज एंड वॉलेटिलिटी ऑफ इनकम्स को हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके इन सेक्टर्स में। उसके साथ साथ हम इंकरेज कर सके वैल्यू एडिशन, हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, और उसके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें ताकि वहाँ की इकॉनमी क्या हो, ग्रो हो उनके इनकम की ग्रोथ के थ्रू। उसके बाद हमें इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना होगा सही तरीके से, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना होगा ताकि हम वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें, उनके फेयर वेजेस को इंश्योर कर सकें कि जितना काम कराया जा रहा है उनको उतनी सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके हम आरएनएफई वर्कर्स को, ताकि हम रूरल नॉन फार्म इकोनॉमीज में स्टेबिलिटी प्रमोट कर पाएँ, और क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करें। रूरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स प्रमोट कर सकते हैं हम नॉन फार्म इंटरप्राइजेस के लिए, जो कि इंकरेज करेगा कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड इकोनॉमीज को लार्ज स्केल पे। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हम रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी को एक सस्टेनेबली क्या कर सके, प्रमोट कर सके। ठीक है, अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले हमने फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट स्टार्ट किया है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC जो खादी को प्रमोट करता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड है। उसके साथ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए भी हमारे पास स्कीम्स है, मल्टीपल उस्ताद स्कीम हो गई, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स को प्रमोट किया जाता है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए स्फूर्ति स्कीम है हमारी। क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिनेज प्रोग्राम है नाबार्ड के अंदर। उसके साथ साथ CBD है हमारा। स्किल्स प्रमोट करने के लिए है भी हमारा DD दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है,
दीनदयाल अंत्योदय योजना है हमारा। तो ये सारी स्कीम्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्किल्स प्रमोट कर रहे हैं। स्किल इंडिया स्कीम है, ये सारी स्कीम्स ही आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं हम, प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान है हमारा, भारत नेट है, ग्राम सड़क योजना है और मनरेगा स्कीम में जहाँ पे हम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हमने इसके सिग्निफिकेंस को देख लिया, तो इसके सिग्निफिकेंस अगर हमें सही से यूटिलाइज करना है तो हमें इसको सही तरीके से ग्रो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को हमने देख लिया। इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आप कह सकते हैं कि सीएपीएफ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर 2 में हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। ये सिक्योरिटी जो है आपके सीएपीएफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है, पेपर 2 का स्पेशली। तो उसमें आफ्स्पा जो है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों आया, हम जो देखते हैं कन्वेंशनली उसके साथ ही चलेंगे। तो इसका रीज़न देख सकते हैं, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने रीइम्पोज किया आफ्स्पा को कुछ डिस्टर्ब एरियाज डिक्लेयर करके, कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरीबाम जो एक मणिपुर का स्पेशल एरिया है उसके अंडर। ठीक है, ये आफ्स्पा को 1958 में इनैक्ट किया गया था, जिसको हम फुल में कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि हम आर्म्ड फोर्सेस को जो है ना एक स्पेशल पावर प्रोवाइड कराते हैं। अब ये स्पेशल पावर्स क्या हैं, इसको हम इस आर्टिकल में भी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बारे में अब देखते हैं कि डिस्टर्ब्ड एरियाज क्या है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि इस आर्टिकल के अंडर गवर्नर जो है किसी एक स्टेट का या फिर यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर सेंटर, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को किसी स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर डिक्लेयर किया जाता है डिस्टर्ब एरियाज। ठीक है, वहां पे क्या होता है, इफ यूज ऑफ आर्म फोर्सेज इन एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी, जहां पे सिविल पावर के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस का यूज भी नेसेसरी लगे, वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, डिस्टर्ब एरिया के कैटेगरीज में डालते हैं। और वहां पे फिर क्या करते हैं, हम आफ्स्पा को क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं, जहां पे जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो आर्मी है, उसको हम क्या करते हैं कि स्पेशल पावर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, स्पेशल पावर को अभी हम आगे देखें कि स्पेशल पावर जो है हमारा ये क्या है, किसको हम स्पेशल पावर कह रहे हैं, क्या स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि सबसे पहले डिस्टर्ब एरियाज क्या है, कौन इंपोज कर सकता है, तो गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सेंटर के द्वारा भी इस चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या स्पेशल पावर जिसका मैंने डिस्कस किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक परमिशन मिल जाती है आर्म फोर्सेस को कि वो ओपन फायर कर सकते किसी भी पर्सन को, ठीक है, जो लॉ में बाधा डाल रहा है या फिर लॉ में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और उसके साथ साथ किसी प्रीमाइसेस को, किसी भी एरियाज को सर्च किया जा सकता है विदाउट वारंट। ठीक है, तो ये सारी स्पेशल पावर दी जा रही है क्योंकि नेशनल ग्राउंड पे, नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे ये सारी चीजें आर्म फोर्सेस कर सकते हैं। ये पावर उनको प्रोवाइड कराई जाती है अंडर आफ्स्पा। तो ये 3 चीजें हमने देख लिया क्या क्या रहता है उनके पास पावर, स्पेशल पावर में, कि ओपन फायर करना, दूसरा अरेस्ट का पावर, एंड सेकंड किसी भी प्रीमाइसेस को सर्च करना विदाउट वारंट। तो ये कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं आर्म फोर्सेस के हमारे, ठीक है, आफ्स्पा के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे किस किस को इम्यूनिटी मिलती है आर्म फोर्सेस के पर्सनल से, तो इम्यूनिटी टू आर्म फोर्स पर्सनल्स। ठीक है, आर्म फोर्स पर्सनल्स को क्या क्या इम्यूनिटी है, तो लीगल प्रोसीडिंग उनके साथ नहीं होगी इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है, जो कि प्रोवाइड किया गया राइट उनको। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक, एनी आर्मी अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू हैंड ओवर द अरेस्टेड पर्सन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। आप अरेस्ट करते हैं, अगर आर्मी अरेस्ट करती है किसी को या फिर किसी प्रीमाइसेस को सर्च करती है, किसी को पकड़ती है, तो उसके बाद वो उनको क्या करना है, जो ऑफिसर इन चार्ज है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे करना क्या है, उनको हैंड ओवर करना विथ लीस्ट पॉसिबल डिले। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया गया, तो लीस्ट पॉसिबल डिले, जितनी जल्दी ही आप वहाँ पे उसको हैंड ओवर कर दो, दैट विल बी बेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारी। उसके साथ साथ एप्लीकेबिलिटी पे देखें तो सबसे पहले आसाम हो गया, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 एरियाज में एप्लीकेबल है अभी हमारे जो है, हमारा जो आफ्स्पा है। उसके साथ साथ आर्म फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल, जहाँ पे डिस्टर्ब एरियाज अलाउ किया जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किन किन एरियाज में इम्प्लीमेंटेड है। तो हमारा जम्मू कश्मीर सबसे पहला ये चीज़ यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अलॉन्ग विथ असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हमारे हैं जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब इससे कंसर्न क्या हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, क्या क्या कंसर्न्स है, तो सबसे पहले पावर का अब्यूज़ किया जा रहा है, यानी मिसयूज़ हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने यहाँ पे अपने फोर्सेस को आर्बिट्रेरी पावर्स प्रोवाइड करा दी हैं जिसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है,
किसी भी ग्राउंड पे वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी फायर कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रीमाइसेस को विदाउट वारंट सर्च करना। तो ये सारे पावर्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो हमारे आर्म फोर्सेस है। तो इससे क्या होता है, बहुत इंस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पावर का मिसयूज हो जाता है। ठीक, उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी होता है, जैसे रेप हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट्स हो गए वहाँ के फीमेल्स के साथ। तो ये सारे केसेस भी वहाँ पे फ्रीक्वेंटली अराइज होते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स हैं। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, वो क्या है कि नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स केस है 1997 का, जहाँ पे कोर्ट हेल्ड पावर टू कॉज डेथ इज टू बी एक्सरसाइज अंडर डिफाइंड डेफिनेट सर्कमस्टांसेस। कोर्ट ने कहा था ये जो फायर करने का जो पावर प्रोवाइड किया गया है एक डेफिनेट सर्कमस्टांसेस में ही यूज किया जाएगा, हर सर्कमस्टांसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन केस था 2016 का, जहाँ पे कहा गया था कि कोर्ट रूल्ड दैट आर्म फोर्सेस कुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सेसेस कमिटेड, ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज इवन इन डिस्टर्ब्ड एरिया। यहाँ पे इस केस में कहा गया कि आर्म फोर्सेस इन्वेस्टिगेशन से इम्यून नहीं रहेंगे, यानी उनके भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी भले ही वो डिस्टर्ब एरियाज में भी कुछ एक्शन ले। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कमिटीज हैं जिनके रिकमेंडेशन जो कि अगर आर्गूमेंट आता है तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं कि जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा था कि स्क्रैप कर देना चाहिए आफ्सपा को। ठीक है, फिर संतोष हेगड़े कमेटी है जिसने सजेस्ट किया था कि हर 6 मंथ पे हमें क्या करना चाहिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करना चाहिए। तो एक है, और एक जस्टिस वर्मा कमेटी है जिसने क्या कॉल्ड फॉर सब्जेक्टिंग सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन बाय आर्म्ड फोर्सेस टू रेगुलर क्रिमिनल लॉ। ठीक है, ये सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन जो होता है आर्म फोर्सेस के द्वारा, इसको क्या करने के लिए रेगुलर क्रिमिनल लॉ में इसको इंक्लूड करने के लिए ये जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन को प्रेजेंट किया था। तो ये कुछ एक बेसिक यहाँ पे नॉलेज थी आफ्सपा के बारे में। आई होप कि आप में से जिनके भी डाउट रहे होंगे, जो भी नए लोग जिनको पता नहीं है कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल जजमेंट्स जहाँ पे क्या क्या वर्डिक्ट सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके साथ साथ क्या कुछ रिकमेंडेशंस थे जिनको हमने देखा कि क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए। तो इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में देख लिया। तो आफ्सपा वाला टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। नाउ जो हम नेक्स्ट टॉपिक है उस पर ध्यान देते हैं हम। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल अरेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। आप लोगों ने भी इसको इंस्टाग्राम पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड केसेस आपने सुने होंगे। तो इस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो अभी रिसेंटली CERT-IN जो कि इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, ठीक है, इसने इशू किया एक एडवाइजरी जिसमें अलर्ट किया गया सिटीजन्स को किस तरीके से ऑनलाइन स्कैम को प्रिवेंट करना, और उसमें डिजिटल अरेस्ट भी इंक्लूडेड है। अभी डिजिटल अरेस्ट है क्या, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो एक तरीके का नया ऑनलाइन स्कैम निकला है जहाँ पे फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल की तरह एक्ट करते हैं कि जैसे वो किसी CBI के ऑफिसर्स, पुलिस, ED ऐसे किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बोल रहे हैं फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर वीडियो कॉल हो गया, या फिर किसी तरीके से जहाँ पे विक्टिम को किसी भी फॉल्सली तरीके से क्या किया जाता है, अक्यूज़ किया जाता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में क्या थे, इन्वॉल्व थे, ताकि उनसे मनी एक्सटॉर्ट किया जा सके। तो ये एक नया स्कैम है जहाँ पे अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में समझा दूँ तो अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम या फिर अदर सोशल मीडियाज़ पे देखा होगा कि होता क्या है कि आपके घर पे, अभी मैं पर्सनली अपना डायरेक्ट केस बताता हूँ कि मेरे घर पे क्या हुआ कि मेरे सिस्टर के रिलेटेड एक कॉल आता है मेरे फादर को कि हाँ लाइक XYZ ये इट्स योर डॉटर। तो हाँ ठीक है, तो इन्होंने ये ऐसा 50 लाख का एक स्कैम किया है जिसके लिए क्या है, वहाँ की लोकल पुलिस आपके घर पे आ रही है। ठीक है, और वो क्या करेगी, उनको अरेस्ट करके ले जाएगी। अगर आप इसको सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो हम अपने सीनियर से बात कराएंगे, वो कुछ पैसे लेंगे और वो सेटल कर देंगे कि मेरे जान पहचान है, ये वो सोर्सेज का बात करते हैं, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या होंगे, घबरा जाएंगे कि ऐसा क्या सिचुएशन हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो यानी डिजिटली क्या कर रहे हैं, वो अरेस्ट करने का बहाना बना रहे हैं कि इनको अरेस्ट कर लिया गया आपके फैमिली मेम्बर्स को, और उन्होंने ये क्राइम किया है, ये किया है, वो किया है, और फिर क्या, अगर आपको छुड़ाना है तो आप पैसे दे दो, और इस तरीके से। तो ये एक स्कैम निकला है नया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें, डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ें अभी नहीं बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो यहाँ एक डेटा भी है जो हमारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उसके अकॉर्डिंग एक डेटा है कि इंडिया ने इंडियंस जो है उन्होंने लगभग 120 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट में क्या किए हैं, लॉस्ट कर दिए जनवरी से अप्रैल में। ये 2020 का डेटा। तो अगर आप देख सकते हैं क्या, सिर्फ अगर आप देखो तो 120 करोड़ रुपए एक बड़ा अमाउंट है, जो कि सिर्फ 4 महीने में, जनवरी से अप्रैल तक में लेके इसी ईयर में क्या हो गया है, इंडियंस ने लूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये स्कैम है। मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से स्कैम्स ऑपरेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, इसलिए अभी सीरियस कंसर्न बन चुका है, और इसको सही तरीके से क्या करना, लोगों को अवेयर करना एक बहुत बड़ा मेन प्रॉब्लम बन चुका है। जैसे मैंने बता दिया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया, इन्हीं सब कंट्रीज से ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही है। मेन
तीन ही कंटिग्यूअस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है कि म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं ऑपरेट। रीजन क्या है इसके राइज होने का? डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, जिससे डेटा क्या है बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है सोशल मीडिया पे किसी के बारे में भी। डेटा सिक्योरिटी अवेयरनेस कम है लोगों में। यूपीआई सिस्टम हर कोई यूज़ कर रहा है, पर डिजिटल लिटरेसी हमारी कंट्री में थोड़ी कम है, जिसके कारण क्या होता है लोग जल्दी स्कैम्स में फंस जाते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, जैसे एआई वॉइसेस हो गई, तो एआई के वॉइस के थ्रू किसी के भी वॉइस को इम्पर्सनेट किया जा सकता है। प्रोफेशनल लोगोज बनाना, सिमुलेटेड वीडियो कॉल, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई आज के टाइम पर, जिससे क्या किया जा सकता है, लोगों को ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अराइज हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो इस स्कैम्स को इतना ज़्यादा रियलिटी प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगते हैं। और जो मेनली गांव घर के लोग हैं, विलेज के एरियाज़ के लोग हैं, वो जल्दी इसमें फंस जाते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया कि ये डिजिटल अरेस्ट है क्या। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में देख लिया कि एक ऑनलाइन स्कैम है जो किस तरीके से हो रहा है, हमने देख लिया है। डेटा भी हमने देखा है इंडियन कोऑर्डिनेशन क्राइम सेंटर का, जहां हमने पता चला हमें ये सब चीज़ें। आप अपने अगर इससे में आता है डिजिटल अरेस्ट के रिलेटेड या डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड, तो आप यहाँ इसके ड्रॉबैक्स बता सकते हो कि डिजिटल लिटरेसी किस तरीके से क्यों नेसेसरी है। ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये हमारे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का ही डेटा है, बिल्कुल कहीं और का नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जो हमारी सर्ट इन्होंने एडवाइजरी इशू किया है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली मेंशन कर सकते हो वहाँ पे। इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि डिजिटल अरेस्ट है क्या चीज़, किस तरीके से इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, कौन सी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्वॉल्व हैं। ठीक है, रीजंस क्या क्या है, तो आप इन सब चीज़ों को इलेबोरेट कर दो अपने आंसर राइटिंग में, आपका आंसर रेडी। और आपको पता ही है कि साइंस एंड टेक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही हमारे पेपर 2 का, जहाँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे एसेज आते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। अब इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, तो I4C वही इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है हमारे कंट्री में, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेटअप किया है टू डील विद ऑल टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स इन द कंट्री। तो ये हमारी कंट्री में बॉडी है, एक जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो क्या करती है साइबर क्राइम केसेस को क्या करती है, इन्हीं से ये कंट्री में, हमारे कंट्री में इनसे डील करती है। तो आप इन सब चीज़ों को ईजिली मेंशन कर सकते हो। जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये बॉडी है। एक है साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर भी बनाया गया है इसके अंडर। ठीक है, I4C के अंडर, जहाँ पे बैंक से रिलेटेड केसेस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी रिलेटेड केसेस हो गए, पेमेंट एडवाइजरी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सारे वर्क को टैकल किया जाता है जो भी साइबर क्राइम रिलेटेड इशूज़ हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं समन्वय प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहाँ पे जो साइबर क्राइम्स क्रिमिनल्स हैं, इन सब कंप्लेंट्स को क्या किया जाएगा, लॉस किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। फिर सर्टिन भी हमारा है, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में अवेलेबल है। तो यहाँ डिजिटल अरेस्ट के रिलेटेड हमने देखो, आप देख सकते हो कि एक छोटे से आर्टिकल में लाइक ऑलमोस्ट आधे पेज के अंदर किस तरीके से सारे चीज़ को इजीली मेंशन किया गया। आप इससे भी लिखोगे तो इसको ही थोड़ा इलेबोरेट कर दो, आपका इससे हो जाएगा कि भाई अगर इससे लिख रहे हो इंट्रो में क्या लिखोगे, या तो आप यहाँ डेफिनेशन लिख दो इंट्रो में, और वहाँ बाकी कनेक्टिंग पैराग्राफ जब स्टार्ट करोगे बॉडी, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम डेटा से अपने उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, क्या रीजन है, कौन सी कंट्रीज़ में ये फ्लरिश हो रहे हैं, हम इसको लिखेंगे। फर्दर क्या रीजन्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए, और इसके साथ ही कुछ फॉरवर्ड स्टेप के साथ वे फॉरवर्ड हम एंड कर देते हैं, इससे हमारा कंप्लीट। तो बहुत ईजी है इससे लिखना। अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़े रहोगे तो आपके अंदर खुद ही सबकॉन्शियसली एक वे ऑफ राइटिंग डेवलप हो जाएगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एनी मोर। अब रिसेंटली यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा COP29 से रिलेटेड तो यहाँ पे हमें पता है कि जो अभी COP29 है वो अजरबैजान बाकू में हुई थी। ठीक है, बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट भी साइन किया गया सेवरल एग्रीमेंट्स के साथ। यहाँ पे एक डेटा भी दिया कि फर्स्ट COP कहाँ हुआ था हमारा, बर्लिन जर्मनी में 1995 में। UNFCCC के बारे में आप पढ़ सकते हो ये क्या है। ठीक, क्यों फ्रेमवर्क कन्वेंशन ये होता है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, सभी कंट्रीज मिलती हैं, डिसीजंस लेती है ये चीज़ें। तो COP30 कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा, नवंबर 2025 में। ये चीज़ देख लो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि COP29 का इंपॉर्टेंट आउटकम्स क्या था। तो सबसे पहले न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम बाकू फाइनेंस गोल के नाम से भी जान रहे हैं, NCQZ सेटअप किया गया। ये गोल क्या है, क्लाइमेट एक्शन को फाइनेंस करना डेवलपिंग कंट्रीज में। ये चीज़ है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है उसको रोकने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज जैसे चीज़ों को टैकल कर सके ऑन इट्स ओन। तो क्या करना है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड किया गया है। तो यहाँ डेटा है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कार्बन मार्केट्स, किस तरीके से कार्बन मार्केटिंग किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, किस तरीके से कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड किया जाएगा, क्लाइमेट एक्शन को फाइनेंस किया जाएगा, इस चीज़ पर डिस्कशंस किए गए हैं। फर्दर बाकू डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल
transparency and Baku Global Climate Transparency Platform were also launched for timely delivery of BTRs। ये क्या होता है? बाइनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, जिसपे हम रिपोर्ट पब्लिश करेंगे क्या क्या चीज़ चल रही है पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, किस कंट्री ने कितना डेवलपमेंट किया है, किस कंट्री ने कितना इम्प्लीमेंटेशन किया है क्लाइमेट एक्शन के तहत, इन सब चीज़ों के सही इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम जानेंगे। उसके साथ साथ बाकू अडेप्टेशन रोड मैप भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, जहाँ पे रोड मैप क्या करेगा, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराएगा किस तरीके से हम एडवांस इंप्लीमेंटेशन करें और अडॉप्ट करें सारे एक्शन को इन लाइन अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ हम देख सकते हैं कि LDC नेशनल प्लान इस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल अडेप्टेशन प्लान फॉर लीस्ट डेवलप कंट्रीज, यानी हमारे यहाँ पे मेन फोकस डेवलपिंग कंट्रीज प्लस LDCs जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनके ऊपर है हमारा फोकस। ठीक, एक जो LDCs है हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल डेटा है। मैंने बस यहाँ पे आपके लिए डाल दिया था कि मैं वो PDF में आपके इंक्लूड कर दूँ ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लेना, और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो फर्दर इशूज़ क्या क्या है क्लाइमेट नेगोशिएशंस के, तो सबसे पहले क्यों फाइनेंसिंग नहीं हो पा रही है। ठीक, तो सबसे पहले इनएडिक्वेट क्लाइमेट फाइनेंस, जो ग्लोबल प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट एक्शन की, तो सभी कंट्रीज सेम पेज पे नहीं है, तो कुछ कंट्रीज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के सपोर्ट में रहते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम में डेडलॉक, डाइवर्स व्यूज़ है कि फॉसिल फ्यूल का रोल क्या है, किस तरीके से ये एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, किस तरीके से हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पर डाइवर्स व्यूज़ है डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो सेम पेज पे यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है। लिमिटेड प्रोग्रेस है क्लाइमेट टारगेट्स में, जिन जिन कंट्रीज़ ने क्लाइमेट टारगेट से रिलेटेड कुछ एम सेट किए थे, तो बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ पे बताया गया था, एक रिपोर्ट थी जो मैंने पिछले किसी लेक्चर में डिस्कस किया है, याद नहीं आ रहा है, कि हमने एक टारगेट क्या लिया था कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको हम कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक टारगेट था कि हम इसको ऑलमोस्ट 2030 तक इम्प्लीमेंट कर देंगे, पर उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरीके से अभी हम वर्क कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की ओर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर, तो ये आने वाले 100 सालों में भी हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉट अचीवेबल है अभी के टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क हो रहा था, ये प्रॉब्लम। और भी बहुत सारे इशूज़ है। ऑपरेशनलाइजेशन लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया गया था, पर उसमें फंडिंग नहीं प्रोवाइड हो पाई, तो एडिक्वेट फंडिंग ही नहीं रहेगी तो किस तरीके से उसको एक्शन में लाया जाएगा। जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सेट किया गया था उसको पोस्टपोन कर दिया गया कि COP30 में हम डिस्कस करेंगे। डिस्पैरिटी है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, उनके पर कैपिटा इमिशंस, इन सबको लेके, कि जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ज़्यादा ही इमिशंस किए हैं, और अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के जब डेवलपमेंट का समय आया तो उन पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, उनको लिमिट किया जाएगा उनके डेवलपमेंट एक्शंस के लिए, जबकि उनके पास रिसोर्सेज क्या है, बहुत लेस रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इसकी वजह से जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ पे एग्री नहीं करती, क्योंकि मेनली अगर आप देखो तो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम किस वजह से आया। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 18th सेंचुरी, आई मीन 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी में वहाँ पे क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो मेन क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है हमारा, उसमें मेन कंट्रीब्यूशन किनका है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका। तो ये हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना होता है कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किया डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, और इसके लिए भरपाई कौन करेगी, डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसलिए यहाँ पे एक सेम कॉन्सेंसस बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप एक डेटा भी देख सकते हैं कि जो G20 के मेंबर्स हैं, यानी जो मोस्ट डेवलपिंग एरियाज़ के मेंबर्स हैं, उन्होंने 77% वर्ल्ड का ग्लोबल इमिशन उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये डेटा आप देख सकते हो, जो कि मैंने समझाया कि लार्ज डिस्पैरिटी है इमिशन में, कि जिन्होंने ज़्यादा इमिट किया वो अपने डेवलप्ड स्टेट में चले गए, और जिनके डेवलपमेंट का समय आया तो उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज के इशूज़ परसिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स एक निकल कर आती है। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसके लिए, तो हमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी इन्हांस करनी पड़ेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड रेगुलर डायलॉग करना पड़ेगा बिटवीन कंट्रीज, सामने वाले कंट्रीज़ के प्रॉब्लम को समझकर किस तरीके से पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन के थ्रू हम उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो डेवलपिंग नेशंस के कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस एंड मिटिगेशन टारगेट्स, उसको एड्रेस करना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज का किस तरीके से हम इंप्रूव करें, इस पर डिसीजन लेना। उसके साथ साथ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में किस तरीके से हम इफेक्टिव ऑपरेशनलाइजेशन करें, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है उसको हमको वापस से क्या करना, इन्हांस करना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसी में थोड़ा सा लगा एक चीज़ देख लेते हैं कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया का क्या टेक रहा COP29 में। तो देख सकते हैं इंडिया का वेरियस स्टेक्स रहे हैं वहाँ पे COP29 में। सबसे पहले इंडिया ने
न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के अंडर 1.3 ट्रिलियन डॉलर एनुअली प्रपोज किया है गोल यहाँ पर, ठीक है, जो कि ग्रांट के एज ए ग्रांट इंडिया में 1.3 ट्रिलियन डॉलर। उसके साथ साथ जस्ट ट्रांजिशन, किस तरीके से ट्रांजिशन करना हमें जस्ट इन्वायरमेंट के लिए, तो इंडिया सेटेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर जस्ट ट्रांजिशन। जिस तरीके से ट्रांजिशन करना है हमें फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो यहाँ पे इंडिया का कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन्हें फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो सही तरीके से ट्रांजिशन कर पाए, ठीक है। जस्ट ट्रांजिशन मस्ट रिस्पेक्ट द राइट टू डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। वही चीज़ जो मैंने कहा कि जस्ट ट्रांजिशन करना, तो हमें ट्रांजिशन करना है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, पर इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना होगा। इस ट्रांजिशन के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो डेवलपमेंट के राइट्स हैं, सस्टेनेबल प्रायोरिटीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनको हम हैम्पर ना कर दें, उनके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना उत्पन्न करें, हम प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। यानी हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन ट्रांजिशन एंड डेवलपमेंट की, किस तरीके से हम दोनों चीज़ों को सेम पेज पे ला के इम्प्लीमेंट कर सकते, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो और उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको डेवलप करने का। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इंडिया ने अपने एक भाव प्रेजेंट किए हैं। और अडेप्टेशन क्या क्या इंडिया ने अडेप्ट किया, इस पर देखें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया कॉल्ड फॉर क्लियर इंडिकेटर्स टू मेजर प्रोग्रेस ऑन अडेप्टेशन, कि हमने क्या क्या अडेप्ट किया, क्या चीज़ें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया का कहना है कि हमें इंडिकेटर्स बनाने चाहिए, प्रॉपर इंडिकेट करे, प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी डेटाबेस के बारे में इंडिया ने अपोज किया है। उसके साथ साथ सपोर्ट किया इंडिया ने एक बाकू रोड मैप इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर यहाँ COP29 में डिफरेंट पार्टिसिपेशन जो इंडिया करा है, तो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक इंडिया का स्टेप रहा अच्छे तरीके से। इंडिया ने रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के ऊपर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के अगेंस्ट हम किस तरीके से एक रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, इस पर भी इंडिया ने अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए हैं। लीड इट करके एक इंडिया का इनिशिएटिव जिसका फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन मेंबर्स मीट, जो कि इंडिया ऑर्गेनाइज कराता है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन। ये चीज़ एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो सारे गवर्नमेंट्स को एक साथ लाती है और इंडस्ट्रियल लीडर्स के साथ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ आप देख सकते हो किस तरीके से गवर्नमेंट और जो अदर स्टेक होल्डर्स है, सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ इंक्लूड किया जाता है, ताकि हम एक्सेलरेट कर सकें ट्रांजिशन प्रोसेस को टू अ लो कार्बन इकॉनमी। उसके साथ साथ एनर्जी ट्रांजिशन फॉर ग्लोबल साउथ, जो हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भी पढ़ा था, और इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी स्टैब्लिश किया है, जिसके मल्टीपल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज इसके मेंबर बन चुके हैं। तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किस तरीके से इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने में बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि हम सही तरीके से एक लो कार्बन इकॉनमी की ओर ट्रांजिशन कर पाएँ। उसके साथ साथ इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री ट्रेड ट्रांजिशन पार्टनरशिप हमारा है स्वीडन के साथ, यानी हम मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ क्या करते हैं, इंगेज करते हैं, यानी मल्टीपल कंट्रीज़ को हम क्या करते हैं इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ताकि हमें पता है कि किस तरीके से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, एंड सबके पार्टनरशिप के साथ ही हम क्लाइमेट चेंज के इशूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट था हमारा COP29, तो यहाँ पे हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है वो है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स मैंने आई नो जो मेंशन किए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में, वो इसलिए कि आप बस एक बार उनको पढ़ लेना अपने साइड से, ताकि कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहे तो आपके माइंड में रह जाए, पर वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है उस पर, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको इंक्लूड नहीं किया, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और आपके लिए वो फ्रूटफुल ना रहे कि मैं कंटेंट से फ्लड कर दूँ, ठीक है। इसलिए लिमिटेड कंटेंट मैं यहाँ पे लाया हूँ, ताकि आपका काम भी हो जाए और जितनी ज़रूरत है मैं आपको उतनी चीज़ें ही फीड कराऊँ, ठीक है। तो यहाँ नेचुरल फार्मिंग है। वैसे पीडीएफ में वो हाईलाइटेड पीडीएफ उन टॉपिक्स की भी प्रोवाइड करा दूंगा जिनके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो में डिस्कस किया था, ताकि आप उनको जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स है आप उनको पढ़ लेना, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आप उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ के वहाँ नोट्स बना लेना। तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करें कि ये क्या है। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए रहा है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव द लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उन्होंने स्टार्ट किया है एक नेशनल मिशन, किस चीज़ पे, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, एज ए स्टैंड अलोन सेंटर। ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया। इसके ऊपर मोर न्यूज़ अगर डिटेल में पढ़े तो ये क्या, अर्लियर जो है जीरो बजट नेशनल फार्मिंग वाज नेम्ड एज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति एंड मेड अ सब स्कीम अंडर अम्ब्रेला स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना इन 2019। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसका मतलब नाम से ही पता चलता है कि हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, यानी किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ों को, पेस्टिसाइड्स हो गए,
सीड्स हो गए, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी जीरो बजट से हम क्या करेंगे, नेचुरल तरीके से बिल्कुल फार्मिंग करेंगे। प्रधानमंत्री जो हमारा ये है, सॉरी, परंपरागत कृषि विकास योजना जो 15 में लॉन्च हुआ था, टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम केमिकल एंड पेस्टिसाइड, जो मैंने डिस्कस कर लिया कि हम बिल्कुल इको फ्रेंडली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करेंगे, यानी जीरो बजट तरीके से हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, जहाँ पे किसी भी तरीके से हम केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहा है गवर्नमेंट का, क्यों गवर्नमेंट ने इतना प्रमोट किया है इसको, तो क्या नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को, तो सबसे पहले ये नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करता है। इससे क्या होगा कि एक हम सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे सबके लिए, जहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फ्री हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे। उसके साथ साथ ये फार्मर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें लागत कम है, जीरो बजट, यानी जीरो बजट या फिर लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, यानी या फिर किसी के लिए भी एक्सेसिबल होगा, बहुत ईजिली क्या हो सकता है, फार्मर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये दो चीज़ें हो गई कि सबसे पहले नेचुरल फार्मिंग हमारा प्रमोट होगा, एंड देन सेकेंडली डिपेंडेंसी एक्सटर्नल परचेज की फार्मर की जो है रिड्यूस हो जाएगी इनपुट्स पे, और इससे क्या होगा, उनका इनकम भी बढ़ेगा, यानी कम लागत में लेस इन्वेस्टमेंट में मोर क्या करेंगे, वो ग्रोथ कर पाएंगे। ये चीज़ें हो गई। फिर एक स्टैंडर्ड क्रिएट होगा और सर्टिफिकेशन प्रोसीजर एंड ब्रांडिंग ऑफ नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स फॉर नेशनल इंटरनेशनल मार्केट, ये यहाँ से स्टैंडर्ड क्रिएट करेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करके नेशनल और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको प्रमोट करेंगे। फर्दर पॉपुलराइज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मॉडल, यहाँ पे यानी हम मिक्स्ड फार्मिंग को भी क्या करेंगे, पॉपुलराइज करेंगे, यानी एंड प्रमोट करेंगे। अब इसका क्या फ़ायदा है, अगर मिक्स फार्मिंग रहेगा तो फार्मर्स के पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अल्टरनेटिव भी अवेलेबल होंगे फॉर अर्निंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, देसी काउ एंड लोकल रिसोर्सेज, यानी हम लोकल लैंड रिसोर्सेज का भी यूज़ करेंगे अलॉन्ग विथ एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। इससे क्या होगा, फार्मर्स के लिए ईजी रहेगा, किसी एक चीज़ ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग पे वो क्या नहीं होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, वो मल्टीपल सेक्टर से क्या करेंगे, अर्निंग कर पाएंगे। उसके साथ साथ कलेक्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे हम एनए प्रैक्टिसेस को, ठीक है, जो कि वेरियस कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है। इससे क्या होगा, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी हम कोलैबोरेशन क्या कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे, और अपने कंट्री में जो हमारा मेजर सेक्टर है एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग कह सकते हैं उसको हम एक नया क्या कह सकते हैं कि हम उसको एक नया एस्पेक्ट हो गया, हम क्या कर पाएंगे, उनको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इस तरीके से ये फार्मर को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है फ्यूचर में जाके। फर्दर नेचुरल फार्मिंग के बारे में देखें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं नेचुरल फार्मिंग के, इसको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ सबसे पहले अबाउट वाला देख लेते हैं। तो ये केमिकल फ्री जो कि हमने डिस्कस कर लिया, लो इनपुट वाला, क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग सिस्टम है जो कि बेस्ड जो होता है लाइव स्टॉक पे, और लोकली अवेलेबल जो रिसोर्सेज हमारे, यानी जो लोकली अवेलेबल है, जो कि हमारे रीच में, हमारे एक्सेस में, उनका ही यूज करेंगे। ठीक है, और हम एलिमिनेट कर देंगे सभी सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स को, यानी जो भी हमारे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। उसके साथ साथ कौन कौन सी स्टेट्स में नेचुरल फार्मिंग अभी प्रैक्टिस होती है, अब देख सकते हो, जो आंध्र प्रदेश है हमारा, ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, केरला, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड, और भी कई स्टेट्स हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है नेचुरल फार्मिंग की, ये है क्या चीज़, इसको अगर देखें, सबसे पहले सीड को हम ट्रीट करते हैं काऊ डंग के थ्रू, यानी नेचुरल हम फर्टिलाइजर नहीं, मैन्योर यूज़ करते हैं। ठीक, और काऊ यूरिन हो गए, लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशंस करते हैं, यानी बिल्कुल नेचुरल तरीके से क्या करते हैं, बीज को बोते हैं, यानी सीड को सो करते हैं, जिसको हम पहला प्रोसेस कहते हैं बीज अमृत। उसके बाद जीवामृत, अब ये क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे सॉइल में नेचुरल वे में, किसी भी तरीके के हम फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे। बायो स्टिमुलेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जीवामृत, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से फर्टिलाइजर्स का काम करेंगे, फिर सॉइल को रिजुविनेट करेंगे, इन सब चीज़ों को नेचुरल तरीके से हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। उसके बाद मल्चिंग क्या होता है कि कवरिंग ऑफ सॉइल सरफेस लाइव क्रॉप्स के थ्रू और डेड प्लांट मास, इन सब चीज़ों के थ्रू हम क्या करेंगे, सॉइल को कवर कर देंगे, ताकि क्या हो सके, उसमें मॉइस्चर कंजर्व हो सके। उसके बाद वापस अब ये क्या, विद द हेल्प ऑफ हम अर्थवर्म क्या करेंगे, वाटर वेपर के कंडेंसेशन प्रोसेस कराएंगे सॉइल के लिए, ताकि उसमें वाटर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो। ठीक है, वापासा यानी वास्प वेपर जो कह सकते हैं, वो चीज़ें हो गई, जिसको हिंदी में हम वास्प कहते हैं। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन, हम बायोलॉजिकल कॉन्कॉक्शंस क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, कोई नेचुरल प्रोडक्ट ही एग्जैक्ट, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है क्या चीज़ है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं,
ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे क्या, बस हम ये देख लेते हैं। तो वो प्रिवेंट करेंगे पेस्ट्स को, डिजीज को एंड वीड प्रॉब्लम जो होता है, ये सारी चीज़ों को ये चीज़ प्रिवेंट करेगी। यानी प्रॉपर वे में हम नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग ही करेंगे। और ये 5 तरीके से हम क्या करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, जिसमें हम बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, वापासा एंड प्लांट प्रोटेक्शन, ये 5 स्टेप्स होते हैं हमारे, जिसके तहत हम क्या करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग डिफरेंस क्या है, तो सिमिलैरिटीज, सबसे पहले इनके बीच में सिमिलैरिटीज के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे नॉन केमिकल सिस्टम है, हम किसी तरीके का केमिकल यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा जहाँ तक हो सके हम इको फ्रेंडली चीज़ें यूज कर सकते हैं करते हैं। लार्जली हम इस फार्मिंग में रिलाई करते हैं बायोमास मैनेजमेंट पे, रिजुविनेशन ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के थ्रू, क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। अब डिफरेंसेस क्या क्या है, तो इनपुट पे देखें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऑफ फार्म परचेज ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं इनपुट को, बट यहाँ नेचुरल फार्मिंग में नो एक्सटर्नल प्रोडक्ट, हम किसी तरीके के एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स को कोई भी ऑर्गेनिक परचेज नहीं करते हैं। ऑन फार्म प्रोड्यूस जो होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, जैसे देसी काऊ के डंग को एंड अदर थिंग्स को। सॉइल करेक्शन में तो नेचुरल माइंड मिनरल्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, जो केमिकल्स हम यहाँ यूज़ करते हैं पर उन्हीं केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो नेचुरल हैं, नेचुरली माइंड करके जो मिनरल्स निकाले गए उनको यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इन सब चीज़ों का क्या कर सकते हैं, मिनरल्स का यूज़ नहीं कर सकते, नॉट अलाउड होता है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमें इसमें सॉइल को रिजुविनेट करना है। तो प्रैक्टिसेस में प्लोइंग, टिल्टिंग, मिक्सिंग, मैन्योर्स को हम मिक्स करते हैं, वीड्स को, ठीक है, ताकि यहाँ सही से सॉइल क्वालिटी हो। यहाँ पे हम सिर्फ जो ऑर्गेनिक मैटर है इसके डिकम्पोजिशन पे बेस्ड रहते हैं। अर्थवॉर्म्स हो गया, माइक्रोब्स, इनको इनकरेज करते हैं सॉइल के सरफेस पे वर्क करने के लिए। और कॉस्ट ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू लो कॉस्ट हमारा लोकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के साथ इंटरेक्ट करके नेचुरल फार्मिंग का। सिग्निफिकेंस, क्रॉप यील्ड इंप्रूव होता है, इनकम इनहेंस होगी क्योंकि लेस इनपुट लग रहा है, बेटर हेल्थ होगा सॉइल का क्योंकि नेचुरल वे में हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लेस इनपुट में मोर प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंगेज होंगे। इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन होगा, बेटर सॉइल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं इसमें हम, एग्रो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रहे हैं और सॉइल का हेल्थ भी रिजुविनेट होगा क्योंकि हम इसमें कोई भी तरह के केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे। इससे सॉइल की न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो क्या होगी, इन्हेंस होगी और बायो अवेलेबिलिटी ह्यूमंस की बढ़ेगी। ये चीज़ें हम करेंगे। और भी क्या क्या इनिशिएटिव्स हमारे कंट्री में, तो मैनेज करके इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है हमारा, और स्टेट इनिशिएटिव्स भी कुछ है तो क्या आप देख सकते हैं। इशूज़ में वही नेचुरल फार्मिंग के साथ यील्ड अनसर्टेनिटी है, उसके साथ इनपुट सप्लाई इशूज़ है क्योंकि लेस इनपुट यूज़ कर रहे हैं हम, काऊ डंग अवेलेबल होगा नहीं, यूरिन बायो फर्टिलाइजर्स के लिए हमेशा इनकन्सिस्टेंट है, कंसिस्टेंट चीज़ नहीं है। नॉलेज और स्किल गैप है, मार्केट चैलेंजेस हैं जो कि नए प्रोडक्ट्स जो है इसके अगेंस्ट, पॉलिसी गैप्स है और क्लाइमेट चेंज और पेस्ट अटैक है। तो वे फॉरवर्ड वही चीज़ है कि हमें इस सब चीज़ को सही करना है, फार्मर को ट्रेनिंग देनी है, अवेयरनेस जनरेशन करना है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना है जिसके तहत हम इन सब इशूज़ को क्या करें, एड्रेस करें। मार्केट सपोर्ट बनाना है हमें इस चीज़ के लिए और अडॉप्ट करना है बेस्ट प्रैक्टिस जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई ख़त्म। उसके अलावा आई थिंक ये एक टॉपिक है आपका कोरल ट्रायंगल, तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट पेपर 1 के लिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किए थे। कोरल ट्रायंगल के बारे में अगर देख लो तो ये होस्ट करता है वर्ल्ड के 70% स्पेसीज को, 200 कोरल फिशेस को और 7 मेन मरीन टर्टल स्पेसीज। यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस बताए गए हैं और क्या थ्रेट्स हैं और क्या रिकमेंडेशन है, आप एक बार PDF में पढ़ लेना है इसको। ये मेनली आपके पेपर 1 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर, यहाँ पे इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। और भी टॉपिक्स थे इसमें जिस पे मैंने डिस्कस नहीं किया जो कि मोस्टली आपके पेपर 1 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मैंने उनको हाईलाइट कर दिया और मैं PDF में जब फाइनल PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस मंथ के एनालिसिस का, तो वहाँ पे वो PDF में वो स्लाइड्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप पढ़ सको वहाँ पे हाईलाइटेड। तो इसी के साथ ऑलमोस्ट हमारा ये सारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा जहाँ पे हमने डिस्कस क्या करना होगा, बस ये टॉपिक्स जहाँ पे सोशल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम, साइंस एंड टेक के बारे में, कल्चर, एथिक्स एंड स्कीम्स इन न्यूज़। यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो भी टॉपिक्स मुझे लगेंगे मैं इसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूंगा, फर्दर आप उस पर डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला हमारा पार्ट 2 खत्म होता है, ठीक। आप इसके साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, आप पढ़ते रहें ताकि आप कंटेंट से एनरिच्ड रहें हमेशा और प्रॉपर आप उस प्रोसेस में लगे रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।